हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछली क्लास में हमने एमएससी फाइनल ईयर के 9th पेपर का नया टॉपिक स्टार्ट किया था और वह टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की मेथड्स। और उन मेथड्स में हमने पिछली क्लास के अंदर इन सिटू कंजर्वेशन मेथड्स लिए थे। आज हम लेने जा रहे हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स। एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड से अभिप्राय है, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर बताया था, एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स उत्स्थाने संवर्धन। उत्स्थाने संवर्धन से तात्पर्य है कि जब जीवों का या प्लांट्स का या एनिमल्स का संवर्धन उसके निवास स्थान से हट करके दूसरी जगह पर संवर्धन किया जाता है तो उसे एक्स सिटू संवर्धन के नाम से जानते हैं। ये एक्स सिटू जो संवर्धन है, ये संवर्धन इम्पोर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन सिटू कंजर्वेशन है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इन सिटू कंजर्वेशन इससे कम इम्पोर्टेंट है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है और दोनों ही जो मेथड हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। जो एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कंजर्वेशन किया जाए, और ये टारगेट करते हुए कि बायोडाइवर्सिटी के हर एक लेवल, चाहे जेनेरिक लेवल हो चाहे स्पेसिफिक लेवल हो, उस हर एक लेवल पर उसे कंजर्वेशन किया जाए। हालांकि जो कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं ये मोस्टली स्पीसीज के लिए वन और सम स्पीसीज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और ये स्पीसीज ऐसी हो सकती हैं जो एंडेंजर्ड हों या पहले पाई जा रही हों या वर्तमान में पाई जा रही हों या फ्यूचर में लोकल इम्पोर्टेंस वाली हों, या ऐसी स्पीसीज जो इथनोबॉटनिकल इम्पोर्टेंस या इंटरेस्ट की हो, या ऐसी स्पीसीज जो रेस्टोरेशन ऑफ ए लोकल इकोसिस्टम के रूप में इम्पोर्टेंट हो, या सिंबॉलिक लोकल स्पीसीज हो, या टैक्सोनॉमिकली आइसोलेटेड स्पीसीज हो, या मोनोटिपिक या ओलिगोटिपिक स्पीसीज हो। ये कहना है हैंक्सन नामक साइंटिस्ट 2004 का। और ये जो एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स है ये डेवलप्ड हुआ है CBD के थ्रू, आर्टिकल 9 ऑफ CBD कंजर्वेशन। इस आर्टिकल के तहत यदि हम इस कंजर्वेशन की बात करें, एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें, तो इसके अंदर ये बहुत सारे पर्पज हैं कॉम्प्लीमेंट्री इन सिटू कंजर्वेशन के मेथड्स के, जिसके बारे में लॉ के रूप में है, इसमें हम ज़्यादा नहीं लेने जा रहे हैं। इन जनरल जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है इसे एडिशनल मेजर टू सप्लीमेंट इन सिटू कंजर्वेशन के रूप में यूज किया गया है। एडिशनल मेजर है, यदि हम किसी स्पीसीज का या किसी ऑर्गेनिज्म का इन सिटू कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं तो उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन या उसके आवास से हटा करके कंजर्वेशन किया जाए, तो एक एडिशनल मेथड है। और इस एडिशनल मेथड के अंदर जो मैनेजमेंट है ये सेंट्रल होता है, केंद्रीय होता है, और इस सेंट्रल के अंदर कंजर्वेशन स्टडीज होती हैं जो इन अदर्स विल बी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होती हैं। जो कंजर्वेशन स्टडीज हैं ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस वाली होती हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विशेष रूप से यहाँ पर मैनेजिंग कैप्टिव पॉपुलेशंस और एजुकेशन एंड रेजिंग अवेयरनेस के रूप में, सपोर्टिंग रिसर्च इनिशिएटिव्स के रूप में, कोलैबोरेटिंग विद इन सिटू एफर्ट्स के रूप में इसे हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ के अंदर हम बात करें तो इस एक्स सिटू कंजर्वेशन के एडवांटेजेस की बात करें, क्या क्या इसके फायदे हैं, तो हम देख सकते हैं इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। उन एडवांटेज के अंदर इसके जरिए जो भी थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं या जो रेस्क्यूड्स हैं, जो हैबिटेट के रूप में या उनके अंदर ब्रीडिंग होती है, उनको इस एक्स सिटू कंजर्वेशन के जरिए एक्स सिटू एनवायरनमेंट अवेलेबल करवा करके बचाया जा सकता है।
इससे पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी के रूप में, कि लोगों को ये मालूम पड़े कि किस प्रकार से पब्लिक अवेयरनेस बढ़े। क्योंकि इसके जरिए जब लोग बाग, बहुत सारे लोग बाग ऐसी जगहों को देखने के लिए आते हैं तो उनके अंदर अवेयरनेस जागृत होती है, और इससे जो कैप्टिव एनिमल्स हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, और इसके साथ साथ में जो प्लांट मटेरियल हैं उनका आसानी से स्टोरेज हो जाता है बहुत छोटे स्पेस के अंदर। यदि इन सिटू कंजर्वेशन होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर छोटी सी जगह के अंदर बहुत बड़ी चीज का एक तरह से कंजर्वेशन हो जाता है या स्टोरेज हो जाता है, और इसके जरिए जो जेनेटिक मटेरियल है वह मेंटेन रहता है एक्स सिटू कंजर्वेशन के जरिए, और ये फर्दर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके जरिए रेस्क्यूड और ब्रीड स्पीशीज होती हैं उनको री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर। मान लीजिए कोई स्पीशीज उसकी मूल हैबिटेट के अंदर डेवलप नहीं हो पा रही है और उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन करके उसे डेवलप कर लिया है, तो उसे वापस उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसके जरिए डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पर और बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पर लंबे समय तक जर्म प्लाज्म को मेंटेन किया जा सकता है। इस प्रकार से इससे एक्स सिटू कंजर्वेशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसी के साथ साथ में हम बात करेंगे कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के जरिए ऑर्गेनिज्म को कहाँ कहाँ पर कंजर्व किया जा सकता है, उनको किस किस नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें एक्स सिटू कंजर्वेशन के जरिए जो जूज होते हैं, जिसे आप आसानी से जानते हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के अंदर जिन जंतुओं को पाला जाता है या कंजर्व किया जाता है, इन्हें जूलॉजिकल गार्डन्स के नाम से या जूलॉजिकल पार्क्स के नाम से जानते हैं, जो विशेष रूप से स्पेसिफिक एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, जिनको विशेष प्रोटेक्शन एनक्लोजर करके या उनको सेमी नेचुरल या ओपन एरियाज के अंदर रख करके उनको पाला जाता है और लोगों को, पब्लिक को दिखाने के लिए डिस्प्ले किया जाता है कि जिससे पब्लिक को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं और अपने आप को पब्लिक भी अपने आप को सुरक्षित रखे और वो खुद भी सुरक्षित रहें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे एनिमल की डाइवर्सिटी को या रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको कंजर्व किया जा सकता है। इससे एनिमल वेलफेयर हो जाता है, कंजर्वेशन होता है, एजुकेशन बढ़ती है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉडर्न जूज आ रहे हैं जो इन सब चीज़ों पर काम करते हैं। ये जो कई स्पीसीज हैं उनके अंदर रहती हैं। आप जानते हैं चिड़ियाघर के अंदर देखते हैं हर एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जूज के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर पशुओं को या एनिमल्स को पाला जा सकता है और इसके ज़रिए संरक्षित किया जा सकता है। बहुत सारे हैं। एक जो जू होता है उसके एरिया की बात करें तो बहुत बड़ा होता है। यदि हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर अराउंड 1000 जूज हैं, विशेष रूप से यूरोपियन बेसिन के अंदर, और जिनके अंदर करीबन 1 मिलियन एनिमल्स का कंजर्वेशन हो रहा है। और ऐसे जूज के अंदर 600 मिलियन विजिटर्स हर एक साल आते हैं। और इस प्रकार के जो जूज हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है, जिसमें जैसे हम बात करें जैसे अरेबियन ऑरिक्स जिसे डियर कहते हैं, कैलिफोर्नियन कॉन्डोर जिसे वल्चर कहते हैं, पीटर डेविड्स जिसे डीर कहते हैं, या वाइल्ड हॉर्स के नाम से, मॉरिशस कैस्टल के नाम से, हवाईयन गूज के नाम से, यूरोपियन बिसन के नाम से, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को इनके अंदर कंजर्व किया जा सकता है। हालांकि ये जो जूज होते हैं इनके कुछ नुकसान भी होते हैं, और इस नुकसान के अंदर बहुत सारे जू होते हैं जो सिर्फ सिंगल स्पेसिमेन को ही मेंटेन कर पाते हैं, और सिंगल स्पेसिमेन यदि अकेला रहता है तो उसके अंदर ब्रीडिंग नहीं हो पाती है, उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती है, इसलिए वो ज़्यादा को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और यदि कंजर्व किया जाए तो पूरी तरह से कंजर्व किया जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज भी हैं कुछ केसेज के अंदर। ऐसे जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनको जेनेटिकली कंजर्व किया जा सकता है इन जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर।
जो काफ़ी लिमिटेड स्पेस के अंदर कंजर्व की जाती हैं, जो अनलिमिटेड होना चाहिए, जो इसकी मजबूरी है कि नहीं हो सकता। और डिसएडवांटेज हो सकती है कि ऐसे जो जू हैं, मेजॉरिटी जू हैं जो जनरली अर्बन एरियाज के अंदर होते हैं और विशेष रूप से टेम्परेट कंट्रीज के अंदर हैं। अधिकतर यदि जोलॉजिकल पार्क्स की बात करें, ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट्स हैं वो भी वहाँ पर नहीं होता है, तो ऐसे कई डिसएडवांटेज भी हैं। ऐसे ही कुछ और एक्सिटू मेथड्स हैं जिसे कैप्टिव ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग ऐसी ब्रीडिंग है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स होते हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, जिन्हें वाइल्ड एंड ब्रेड कैप्टिविटी क्रिएटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन के अंदर रखा जाता है, जो कि वाइल्ड कंडीशन के अंदर मिलती हैं, जिन्हों ह्यूमन सुपरविजन के रूप में रखा जाता है, जिससे कि उसकी ब्रीडिंग कंडीशंस बढ़े। तो इस प्रकार की कैप्टिव ब्रीडिंग मेथड्स भी होता है। ऐसे ही एक और है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर मेनली आर्टिफिशियल हैबिटेट है, ये विशेष रूप से वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स कह दीजिए, प्लांट्स कह दीजिए, या हाइड्रोफाइट्स कह दीजिए, या एम्फीबियंस कह दीजिए, या बड़े बड़े मैराइन एनिमल्स कह दीजिए, ऐसे सारे के सारे वाटर के अंदर रहते हैं और इनके कारण से जो टूरिस्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होकर के आते हैं। ऐसे जो एक्वेरियम होते हैं वो विशेष रूप से चिड़ियाघर के अंदर होते हैं या मैराइन पार्क्स के अंदर होते हैं, जो अलग अलग साइज के हो सकते हैं। मैराइन और फ्रेश वाटर फिशेज इनके अंदर रहती हैं जो थ्रेटन्ड होती हैं वो, या एक्वेरियम सिग्निफिकेंट रोल करते हैं कंजर्वेशन का। और वर्ल्ड जूज की बात करें या एक्वेरियम्स की बात करें तो इन्हें पोटेंशियल टारगेट्स के रूप में रखा जा सकता है कंजर्वेशन के लिए। इस प्रकार के जो एक्वेरियम होते हैं वो जूज के अंदर विशेष रूप से आसानी से ये रखे जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर एजुकेशन आती है, अवेयरनेस आती है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे एक्वेरियम होते हैं जिनके अंदर इस प्रकार के एनिमल्स को रखा जाता है। ऐसे ही हम बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं तो बॉटनी की बात करेंगे। जो प्लांट्स का एक्सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन्स या वनस्पतिक उद्यानों के अंदर कल्टीवेट किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार के जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं और उनके अंदर स्टाफ होता है और वे लिविंग प्लांट्स का जो कलेक्शन होता है उसको मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेनेंस साइंटिफिक वे के अंदर होती है, जो लोगों के एजुकेशन देने का काम करती है, रिसर्च का काम करती है। और इसके साथ साथ में ऐसी जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उनके साथ में लाइब्रेरीज भी होती हैं, हर्बेरियाज भी होते हैं, लेबोरेटरीज भी होती हैं और म्यूजियम भी होती हैं। ऐसी चीज़ें होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार के जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं ये स्पेशली फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं, जो डिपेंड करता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिपेंड कर सकते हैं। इस प्रकार की जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन हाउसेज भी होते हैं, टेस्ट ग्राउंड्स भी होते हैं, हार्बेरियम भी होते हैं, आर्बोरेटम भी होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। आर्बोरेटम मीन्स वृक्षों का संग्रह भी होता है, जो मेंटेन्स साइंटिफिक एज वेल एज प्लांट ग्रोविंग स्टाफ होते हैं, पब्लिकेशन भी करते हैं उनका, और मेजर मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन भी होते हैं। इस प्रकार के जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वो एक्विजिशन के रूप में या डिसमिनेशन के रूप में या बॉटनिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। और ऐसे जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनके अंदर टैक्सोनॉमिक कलेक्शन भी होता है, पर्टिकुलर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ग्रुप ऑफ कल्टीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटिव प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल्ड रिलेटिव के पॉइंट्स ऑफ से, मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में, एरोमेटिक प्लांट्स के रूप में, टेक्सटाइल प्लांट्स के रूप में, डिफरेंट काइंड्स के रूप में। और यदि हम ट्रीज की बात करते हैं तो ये आर्बोरेटम के रूप में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम बात करें बॉटनिकल गार्डन्स की तो इन बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। आजकल इस प्रकार के बॉटनिकल गार्डन कई एनजीओज के जरिए भी
डेवलप किए जा रहे हैं। और यदि ग्लोबल स्ट्रेटजी के रूप में बात करें तो 2020 तक 75% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स स्पीशीज हैं उनका एक्सिट टू कंजर्वेशन हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड यदि बात करें तो एट प्रेजेंट अराउंड 2000 बॉटनिकल गार्डन्स हैं और आर्बोरेटा हैं जिनके अंदर 80,000 प्लांट स्पीशीज को लिविंग कलेक्शन के रूप में कंजर्व किया जा रहा है। और इस प्रकार की ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनकी संख्या की बात करें, कंट्रीज की बात करें तो अराउंड 150 कंट्रीज के अंदर इस प्रकार के बॉटनिकल गार्डन्स हैं। और अधिकतर जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं ये टेम्परेट रीजन्स के अंदर हैं। ये गार्डन्स करीबन 150 मिलियन विजिटर्स को हर साल आकर्षित करते हैं। और इसके लिए बॉटनिकल गार्डन्स को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स 1954 के अंदर बनी थी, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस से एफिलिएटेड है। और मोर रिसेंटली बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जो बॉटनिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो एक मिशन के रूप में काम कर रहा है टू मोबिलाइज बॉटनिकल गार्डन्स एंड एंगेज पार्टनर्स इन सिक्योरिंग प्लांट डाइवर्सिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपुल एंड प्लेनेट के रूप में ये काम कर रहा है। इस BGCI के अंदर करीबन 700 मेंबर्स हैं और मोस्टली बॉटनिकल जो गार्डन्स हैं वो स्ट्रांगली सपोर्ट होते हैं ग्लोबली स्ट्रेटजी ऑफ प्लांट कंजर्वेशन के रूप में ये काम करते हैं। इस प्रकार से बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर एक्सिट टू कंजर्वेशन किया जाता है। यदि हम पूरी एक्सिट टू कंजर्वेशन की थीम की बात करें तो इस एक्सिट टू कंजर्वेशन के तहत जैसे हमने बात की है, चिड़ियाघर आते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग आती है, एक्वेरियम आते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स अभी हमने लिया है। और इसका फोर्थ पार्ट है जिसे जीन बैंक के नाम से जानते हैं। इस जीन बैंक के थ्रू अलग अलग पार्ट्स का कंजर्वेशन किया जाता है, जो प्लांट्स के पार्ट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स के पार्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे सीड बैंक की बात करें तो प्लांट का जर्म प्लाज का कंजर्वेशन है सीड के रूप में। ऐसे ही फील्ड जीन बैंक्स के रूप में, लिव स्टॉक पार्क्स के रूप में जो लिविंग कंडीशन के अंदर हैं, इन विट्रो जीन बैंक्स के रूप में, प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स के रूप में, एनिमल्स के सीमन के रूप में, प्लांट्स के ओव्यूल्स के रूप में, प्लांट्स और एनिमल्स के DNA कंजर्वेशन के रूप में। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो एक्सिट टू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। यदि हम जीन बैंक की बात करें तो ये जीन बैंक जीनोम रिसोर्स बैंकिंग है, जो अनादर मैनेजमेंट है, जो कई प्रकार के ये जीन बैंक है जिनके हमने नाम अभी डिस्कस किए हैं। सीड बैंक की बात करें तो ये सीड से रिलेटेड है। सीड का जो कंजर्वेशन है मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि किसी सीड के अंदर 3 से 7% तक मॉइस्चर कंटेंट है तो उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर्ड किया जा सकता है। और यदि उसका -18 से लेकर के -20 डिग्री तक भी है तो उसे लॉन्ग टर्म तक कंजर्वेशन किया जा सकता है। ये हाई इनिशियल क्वालिटी सीड्स हैं जिसे मेजर प्रीरिक्विजिट्स के रूप में कंजर्व किया जा सकता है। यदि लंबे समय तक कंजर्व करना हो तो बहुत लो टेम्परेचर पर कंजर्व करना हो और कम समय तक कंजर्व करना हो तो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस सीड को कंजर्व किया जाना उचित होगा। ऐसे फील्ड जीन बैंक्स या लाइव स्टॉक पार्क्स कंजर्वेशन की बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट पार्ट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया जा सकता है, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और इसी के साथ साथ में जो स्टाइल सीडेड प्लांट्स होते हैं या जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनके लाइव स्टॉक को एक तरह से क्लोनल फॉर्म के रूप में या जीन बैंक के रूप में स्टोर किया जा सकता है। जैसे कोकोआ की बात करें, रबर की बात करें, कोकोनट की बात करें, मैंगो, कॉफ़ी, बनाना, कशावा, स्वीट पोटैटो, याम, इनकी बात करें, इन सब को यहाँ पर इस जीन बैंक के रूप में कंजर्व किया जाता है। ऐसे लाइव स्टॉक पार्क्स और रेयर ब्रीड सेंटर्स होते हैं
जो डिस्टिंक्शन जू से अलग होते हैं, इनके अंदर एम्फेसाइज कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं, इस कारण से इनका जेनेटिक कंजर्वेशन होता है। इसी के साथ साथ में बात करें इन विट्रो जीन बैंक की। इन विट्रो जीन बैंक की बात करें तो स्टेराइल पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाइडली यूज्ड वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड जो स्पीशीज होते हैं उनके जीन बैंक को इसके थ्रू कंजर्व किया जाता है, जिसके अंदर क्लोनल फॉर्मेशन होता है। इसका जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए इसे यूज करते हैं स्टेराइल और क्लोनली प्रोपेगेटेड स्पीशीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसी कंडीशन के अंदर इनका कंजर्वेशन किया जाता है तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में भी होता है, और इनका जो स्टोरेज होता है ये फ्रोजन कल्चर के रूप में भी होता है लो टेम्परेचर पर। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में कंजर्व किया जाता है। ऐसे ही कई प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या सीमन होते हैं या ओव्यूल होता है या डीएनए कंजर्वेशन होता है, उसे भी कंजर्वेशन किया जाता है। ये विशेष रूप से प्लांट मटेरियल है जिनको अलग अलग रूप के अंदर कंजर्व किया जाता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जो एक्स-सिटू कंजर्वेशन है उसके अलग अलग मेथड्स के बारे में बात की है, एडवांटेजेस की बात की है। इसी प्रकार से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनकी अब यदि बात करें तो इसके थ्रू यदि लिमिटेड एरिया के अंदर कंजर्वेशन होता है एक्स-सिटू कंजर्वेशन के रूप में, तो ऐसी स्थिति के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट या पॉपुलेशन इन कैप्टिविटी ये लार्जर होते हैं देन जो मॉनिटरिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है उनके अंदर। और यदि हम और भी बात करें तो इसके अंदर जो स्पेस हैं या फंड्स हैं, मैन पावर्स हैं, ये भी एक तरह से बाधा होती हैं, ये नहीं मिलती तो आसानी से इनका नहीं होता है कंजर्वेशन। और जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं जो कैप्टिविटी के अंदर रहते हैं, बंधन के अंदर रहते हैं, तो उनका जो जेनेटिक अडेप्टेशन है वो बदले हुए माहौल के अकॉर्डिंग हो जाता है और उनकी जो मूल क्षमताएं होती हैं वे खत्म हो जाती हैं। कई बार जैसे शिकार करने वाले एनिमल्स को हमने एक्स-सिटू कंजर्वेशन कर दिया है, उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके आर्टिफिशियल हैबिटेट के अंदर ला करके उनको कंजर्व कर लिया है, उनको शिकार करना देना भूल गए हैं वो, और उसके कारण से उनके माउथ पार्ट्स के अंदर भी अडेप्टेशन हो जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, उनकी जो अपने आप की क्षमता है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे उनकी जो नेचुरल थिंकिंग, नेचुरल जो जिसे आप कह सकते हैं गॉड गिफ्ट है वो नहीं हो पाती है। कैप्टिविटी के अंदर रहने के कारण से उनकी जो बदले एनवायरनमेंट के कारण से वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्लांट्स की बात करें तो मूल हैबिटेट से हटा करके, नेचुरल हैबिटेट से हटा करके उन्हें आर्टिफिशियल हैबिटेट में लाते हैं और वापस रीइंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो रीइंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस बदले एटमॉस्फेयर के अंदर ढाल लिया है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये रखने की कोशिश की है कि एक्स-सिटू कंजर्वेशन किसे कहते हैं और इसके जरिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और संरक्षित रहिए। धन्यवाद।